नमस्कार दोस्तों। प्रथम आईएएस के करंट अफेयर्स वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ 18 दिसंबर के और कुछ 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की थीम थी माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि मेरी महान कथा, संस्कृति और विकास। उसके बाद आइए हम कुछ डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में हम देखेंगे कि यूएसए में जो है सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स रहते हैं, यानी कि यूएसए के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए को तो कहा ही जाता है कि यूएसए इज़ ए नेशन ऑफ माइग्रेंट्स। तो इसलिए यूएसए जो है उसके पास सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन है। फिर हम देखते हैं कि इसी के तर्ज पे है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 2003 से। और आपको ये पता होगा कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो ये इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन महात्मा गांधी जो है जो साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया आए थे। तो इसी वजह से 9 जनवरी को मनाया जाता है। उस जब प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया था तो इस बार ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था 2025 में। तो इसकी थीम क्या थी देख लीजिएगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कि डायस्पोरा, और साथ में डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो हम देखेंगे कि जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो इन्होंने डायस्पोरा के रोल को इंडिया के डेवलपमेंट में माना है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है जो कि वेरियस कंट्रीज़ में रह रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि डायस्पोरा की ये जो असेट है, मतलब जो उनका एफिलिएशन है देश से, जो उनका देश प्रेम है, इसको हार्नेस किया जाए इंडिया के डेवलपमेंट में। इसीलिए इसकी थीम है कि रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। फिर हम देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, साई जाधव जो है बनी है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अब तक ये था दोस्तों कि वहाँ से मतलब एक तरह से कि मेल कैडेट्स ही जो है ऑफिसर्स बनते थे। वहाँ पे मतलब फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं था, क्योंकि फ़ीमेल कैंडिडेट्स ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है, वहाँ से उनकी पासिंग आउट परेड होती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ये पासिंग आउट परेड हुई है। और इसमें साई जाधव जो है 23 साल की हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट बनी हैं। दोस्तों आपको हम एक चीज़ बता दें कि पहले ऐसा था कि जो फीमेल थी वो जब भी आर्मी और इस तरह की फोर्सेस में जाती थी तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पे काम करती थी। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में महिलाओं को आर्मी में और इस तरह के जितने भी उस ऑक्यूपेशंस है उसमें परमानेंट कमीशन के लिए अपनी तरफ से नोट कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट in one way instructed the central government to make provisions for the inclusion of women into the army on a permanent basis। तो ये मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब दिशा में बहुत बड़ा कदम था उस समय। अब फिर हम देखेंगे कि भारत टैक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अब आप देखते हैं कि हमारे वहाँ जो रनिंग वो ये है एजेंसीज जैसे ऊबर, ओला और रैपिडो, इसकी जगह पे इंडिया में भारत टैक्सी को लाया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म है, ऑपरेट करेगा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी खासियत ये है कि ये जीरो कमीशन मॉडल पे बेस्ड है। और जीरो कमीशन मॉडल पे बेस्ड है, इसका मतलब कि इसका जितना भी फेयर दिखाएगा वो फेयर ड्राइवर को मिलेगा। इसमें प्लेटफॉर्म अपनी फ़ीस नहीं काटेगा, जैसे कि आजकल ऊबर, ओला और रैपिडो में होता है। और इसमें कोई सर्ज प्राइसिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सर्ज प्राइसिंग में ये होता है कि अगर आप पीक आवर्स में जा रहे हैं तो थोड़ी दूर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और इसका फेयर ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कि हमें पता होगा कि ये फेयर क्यों है और इतना फेयर क्यों लग रहा है, तो उसका एक मानक होगा। तो आप भी संतुष्ट होंगे और जो ड्राइवर हैं वो भी, उन्हें भी लगेगा कि हाँ उन्हें भी जेन्युइन फेयर मिल रहा है उनकी मेहनत का।
ये होम ग्रोन है और ये ड्राइवर्स वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करता है। एक्चुअली दोस्तों, अभी ओला, उबर और इस तरह की जो बाहर की कंपनियां हैं, ओला तो खैर यहीं की है, उबर और इस तरह के जो भी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने वाली कंपनियां हैं, उनमें ये कहा जा रहा है कि वो कमीशन ड्राइवर से ज़्यादा ले रही हैं। और एक तरह से ऐसा है कि उनके जो पैटर्न्स हैं फेयर को डिक्टेट करने के या फिर फेयर को डिसाइड करने के, वो उससे ड्राइवर्स और इस तरह की जितने भी टैक्सी ऑक्यूपेशन के लोग हैं वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। इसलिए इंडिया ने ये इसको भारत टैक्सी के नाम से, मुझे लगता है कि जनवरी में ये शुरू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल। तो दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हम कह सकते हैं कि सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिला है। ये दो एजेंसियां मिलकर इसको डिसाइड करती हैं, एक ट्रैवल और प्लस लीजर इंडिया, ये दोनों मिलकर। अगला हम देखेंगे दोस्तों कि 18 दिसंबर को ही माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पास किया था, डिक्लेरेशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स। तो ये 18 दिसंबर को ही पास हुआ था, इसलिए 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यकों की जब बात आती है, यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स हैं बेसिकली, बाकी भी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर को फेवर करते हैं। बट कुछ हैं, जैसे आर्टिकल 29 है जो कहता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है ये, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। फिर है आर्टिकल 30 कहता है कि आर्टिकल 30 रिकग्नाइजेज द टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड, कि ये जो हैं इस कैटेगरी की माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन फेवर करता है। तो उसमें लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। हम कभी भी इंडिया में माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात हमें याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस हो। इन दो आधार पर अगर वो माइनॉरिटीज़ हैं तो वो माइनॉरिटीज़ होती हैं। तो आर्टिकल 30 कहता है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, दे हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि अगर वो अपने खुद के शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उसको मैनेज करेंगे, तो वो अपनी संस्कृति, उनका जो भी वे ऑफ लाइफ है उसको प्रिजर्व कर सकेंगे। उसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 350A और 350B। मैं बताना चाहूँगा कि 350A और 350B ये दोनों जो हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जब भी समय मिले तो इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा, क्योंकि इससे जो है फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो आर्टिकल 350A कहता है कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, तो स्टेट जो है इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए ये फेवर करेगा कि उनके जो बच्चे हैं उनको मदर टंग में एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस मिल सके, यानी कि जब वो छोटे हैं तो भी वो अपने मदर टंग को जाने। फिर 350B कहता है कि इट अपॉइंट्स ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ताकि उनका जो है कल्चर और ये सब चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए एक एजेंसी हो, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो जो उनके लिए काम करे। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में 6 तरह की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। फिर एक ऑबिचुरी में हम देखेंगे कि हालांकि ये तो एक ही है, एक स्कल्प्टर जिनको बोलते हैं, तो राम सुतार का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। अगर आप लोग 1-2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि वो डिज़ाइनर हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसके डिज़ाइनर हैं वो। एक तरह से उन्होंने ही उसका खाका तैयार किया है। तो उनका नाम था राम सुतार, और वो 100 साल की उम्र में वो जो है उनकी उनकी डेथ हो गई है। फिर हम आगे देखेंगे कि अगला न्यूज़ है राजकुमार गोयल जो है भारत के नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर
जो है ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो बेसिकली आरटीआई रिलेटेड, जो कि जैसे देखिए जब हम किसी डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास अधिकार होता है, दे हैव द राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। तो जब हमारे पास ये राइट है ताकि हम गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें डेमोक्रेसी में, तो उसके लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जो इन चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। तो इसी ऐसे ही हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिनका नाम है राजकुमार गोयल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है उसको ओथ जो है वो प्रेसिडेंट दिलाता है, और इनका अपॉइंटमेंट होता है 3 मेंबर, एक वो होती है 3 मेंबर टीम होती है जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि फीफा अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2 तरह के अवार्ड होते हैं फुटबॉल में, एक फीफा अवार्ड है, एक बैलन डी'ओर है। तो फीफा अवार्ड बेसिकली ये एनुअल बेसिस पे, ये अभी मुझे लगता है कि रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। तो ये एनुअल बेसिस पे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पे आंकता है, लेकिन बैलन डी'ओर जो है वो सीजन वाइज चीज़ों को आंकता है। तो हम देखते हैं कि फीफा अवार्ड्स में बेस्ट मेंस प्लेयर, मतलब कि जो पुरुषों की कैटेगरी है उसमें बेस्ट प्लेयर कौन है, उसमें है, उनका नाम है ओस्मान डेम्बेले। ओस्मान डेम्बेले फ्रांस के खिलाड़ी हैं, और ये जब क्लब फुटबॉल खेलते हैं तो ये पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से खेलते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों कि मेंस में बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है लालू इगी डोनारुमा, नाम थोड़ा भाई का डिफरेंट टाइप का है लेकिन कोई बात नहीं, लालू इगी डोनारुमा, जो कि इटली के रहने वाले हैं और ये मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हैं। फिर हम देखेंगे दोस्तों फीफा में बेस्ट वुमेंस प्लेयर अवार्ड किसको मिला है। तो फीफा का बेस्ट वुमेंस प्लेयर अवार्ड मिला है ऐताना बोनमाती को। आप लोग तो जानते होंगे, उनको 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाओं में मेसी हैं। ये स्पेन की हैं और बार्सिलोना से खेलती हैं। और द बेस्ट कोच, फीफा बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है लुइस इनरिक को। लुइस इनरिक जो हैं ये स्पेन के हैं और पीएसजी के कोच हैं। फिर वुमेंस में बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है सरीना विगमैन को। सरीना विगमैन जो है नीदरलैंड की रहने वाली हैं और इंग्लैंड की कोच हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएलन गवर्नमेंट को टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। टेरर ग्रुप डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है उसके जो भी स्टेप्स हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको लग रहा है कि इट इज़ समहाउ थ्रेटनिंग द अमेरिकन सिक्योरिटी। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों देख लेते हैं हम। वेनेजुएला की राजधानी है कैरकस और प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो। यहाँ पे मैं आपको वेनेजुएला के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूँगा कि वेनेजुएला जो है एक ऐसी कंट्री है जिसके पास हम एक तरह से कह सकते हैं इट हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व इन द वर्ल्ड। और दोस्तों वेनेजुएला के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के नेशन जिसके पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो उनकी एक समस्या होती है जिसे कहते हैं रिसोर्स कर्स। ये आप कहीं वर्ड नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिसोर्स कर्स का मतलब होता है कि ये कंट्रीज ये सोचती हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को बेचेंगे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होने वाले हैं, हम इनको बेचेंगे और हमें जो भी उससे पैसा मिलेगा हम उस पैसे से अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद लेंगे बाहर के देशों से, और हमें अपने नेशन में मैन्युफैक्चर करने या ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसेंशियल्स जो चीज़ें भी होती हैं वो भी ऐसे देशों में नहीं होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब भी ऑयल के प्राइस अफेक्ट होते हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल एम्बार्गो या फिर इंटरनेशनल बैन लगता है तो इस देश में लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए वेनेजुएला ने ऐसा किया है, लेकिन इसके इतर में जो आप देखेंगे कि जो ये अरेबियन पेनिनसुला के नेशंस हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इनके पास भी बहुत सारे रिजर्व हैं, पर इन लोगों ने न कि सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे आश्रित रहा है, बल्कि इन लोगों ने उस रिसोर्सेज को बेचने से जो पैसे मिले इससे इन्होंने रियल स्टेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के भी बहुत ही सारे जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया है ताकि आने वाले समय में भी ऐसे देशों की और ऐसे नेशंस की इम्पोर्टेंस बनी रहे।
तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक जो मैंने वर्ड बताया रिसोर्स कर्स, इसको बिल्कुल आप लोग कभी भी मेंस के आंसर्स को लिखें तो ऐसे देशों के लिए आप ऐसे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन की बात कर लेते हैं। आईपीएल ऑक्शन में मैं ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का फुल्का एक दो चीज़ें बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये गए हैं केकेआर में 25.20 करोड़ में। ये सबसे महंगे मुझे लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स हैं। इससे पहले इन्हीं के देश के थे मिचेल स्टार्क, लेकिन अब इन्होंने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी हैं प्रशांत वीर को सीएसके ने एक्वायर किया है और सीएसके से, और इनकी बोली लगी है 14.20 करोड़। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान को विज़िट किया है और ये इन्होंने 15 से 18 दिसंबर के बीच में किया है। तो 15 से 18 दिसंबर को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में क्रोनोलॉजी भी पूछी जा रही है। क्रोनोलॉजी को मैच करने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि जॉर्डन की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो जॉर्डन के पास दोस्तों कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसकी भारत के एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग को, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनमें से है फॉस्फेट और पोटेश फर्टिलाइज़र्स। और साथ ही साथ इंडिया और जॉर्डन के बीच में, जॉर्डन का एक शहर है पेट्रा और इंडिया के एलोरा, इन जगहों के बीच में जो ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक दूसरे के आधार पर विकसित करना, इसको बोलते हैं, इसमें समझौता हुआ है। इथियोपिया को देख लेते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ने इथियोपिया को भी विजिट किया है। तो इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, और आपको इथियोपिया के बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो है अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। फिर से देखते हैं तो ओमान विजिट को मैंने यहाँ पे हालांकि दोस्तों लिखा नहीं है, लेकिन ओमान में अभी लेटेस्ट में ये हुआ है कि ओमान से कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सेपा बोलते हैं, सेपा साइन हुआ है। सेपा में ये होता है कि कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के लिए जो भी ड्यूटीज़ लगती हैं, टैरिफ लगते हैं, उसको हटा देते हैं, यानी कि एक तरह से ये फ्री ट्रेड का रिजीम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाननी कि अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया, यानी कि अगर इन केस वी आर ट्राइंग टू सेल एनीथिंग टू अमेरिका, द प्राइस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन टू द अमेरिकन मार्केट ड्यू टू द टैरिफ इम्पोज्ड बाय अमेरिका। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं होते, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, हमारे महंगे होते हैं, तो लोग उसको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि कंज्यूमर अल्टीमेटली wants a better product at a cheaper price। तो अब क्या होता है कि अब इंडिया ये सोच रहा है कि ओमान से जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा तो हम अपनी जेम्स एंड ज्वेलरी, जो भी चीज़ें हम वैसे अदरवाइज़ अमेरिका भेजते थे, हम ओमान भेजेंगे, ओमान से वो चीज़ें अमेरिका पहुंचेंगी, तो हम इस तरह से टैरिफ के सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्फीयर में, इस तरह के कदम जो है बिल्कुल इंडिया को फेवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और हमारा बिल्कुल ये प्रयास रहेगा कि अभी तो बस इस चैनल की शुरुआत हुई है, हम आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी सिंसियरली। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे कंटेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और शायद आपको फिर किसी प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स के लिए इंक्लूडिंग प्री प्लस मेंस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वेरी सुन इसका एक मेंस का भी वीडियो डालेंगे, जिसमें आजकल के जो भी मेंस के इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।